देखिए, अब आपका आपका सबसे पहले अब सेकंड पार्ट मैं चालू कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि 21, 22 मैं अभी कराता हूँ आपको, तब तक उससे 23 से चालू करते हैं। क्योंकि मैंने जो निकलवा रखा है उसमें 21, 22 सही से प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैं उसको अभी आपको कराता हूँ। ठीक, 23 से चालू करते हैं। तो 23 में नाइक्लोन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोन वाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन रीअरेंजमेंट का इसमें यूज़ करते हैं। कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें दिक्कत की बात ही नहीं। लेकिन आपको हमें पता है कि 6 मेंबर रिंग होती है और ये हो गया साइक्लोफिनॉन, साइक्लोहेक्सानोन हो गया है। अब आप ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, जब इसकी रिएक्शन आप NH2OH से कराते हैं, वी नो दैट जब इसकी NH2OH से रिएक्शन होती है तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाता है। ये हम लोग तो पढ़ ही रखे हैं 12th में ही। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट आप बनेगा डबल बॉन्ड N और OH बनेगा, डबल बॉन्ड N और OH बनेगा। ठीक, ये आपका बनेगा। अब ये जब बनेगा तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। और जिसने बेकमान रीअरेंजमेंट पढ़ा है वो यही चीज़ कराता है कि OH को खींच के इधर कर देगा और OH को इधर कर देगा, तो हमारा जो बनेगा, जो हमारा बनता है वो बन जाता है N डबल बॉन्ड C और ये बनता है OH, ये बनता है कैप्रोलैक्टम बनता है। और कैप्रोलैक्टम की जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस करा दी नाइलॉन 6 बन जाता है। इसके बाद नाइलॉन 6 बन जाता है, कोई दिक्कत की बात इसमें होती ही नहीं है। तो ये क्या है, साइक्लिक एमाइड। सबसे पहले ये साइक्लिक एमाइड बनाएगा, उसके बाद फिर क्या बनाएगा, कैप्रोलैक्टम बना के, मतलब बेकमान रीअरेंजमेंट कैप्रोलैक्टम बना देगा। डी ऑप्शन करें। बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन फास्टर कब होगी? हम लोग को पता है कि SN2 रिएक्शन कब फास्टर होती है, जब मोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो, तभी जाके ये होती है। तो ये ऑप्शन C करेक्ट है हमारा। इन द रिएक्शन जब ये रिएक्शन दी है, 25th रिएक्शन हमको दी हुई है, तो 25th रिएक्शन जो है अभी पूरी तरीके से आया नहीं है इसका प्रोडक्ट। लेकिन इसमें मैं बता दूँ प्रोडक्ट क्या होगा कि आपका यहाँ से क्या होगा, CH3, ये क्या दिया है, इसको कहते हैं हम लोग पर एसिड। जब भी इसकी रिएक्शन पर एसिड के प्रेजेंस में होगी, ओजोनोलिसिस होगी, तो आप याद रखिए कि पर एसिड की रिएक्शन आपने की रखी होंगी, इसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो जिसको आता है, क्योंकि पर एसिड की काफ़ी रिएक्शंस BSc में हैं। तो पर एसिड से जब ऑक्सीडेशन कराते हैं हम किसी एरोमेटिक एल्केन का पर एसिड्स की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आप मुझे क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कि जब भी एरोमेटिक एल्केन से पर एसिड के प्रेजेंस में किसी का भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए आप बताएंगे। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द 3,2-फ्लोरो इथेनॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? अब हमको पता है कि जनरली स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एंटी गाउचे और इक्लिप्स्ड। जनरली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, एंटी गाउचे और इक्लिप्स होता है जनरली। लेकिन इसमें क्या कहा है, 2-फ्लोरो इथेनॉल। इथेनॉल मतलब कि दो और 2-फ्लोरो इथेनॉल, ये OH लगा है, ये फ्लोरीन लगा है। ठीक, CH2H2 ये कहा है। अब देखो सबका एंटी गाउचे और इक्लिप्स बना लो, अभी पता चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं CHH और CHHF हो गया, और देन OHH हो गया। ठीक, ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड। अब देखो यहाँ पे आप बना लो, उसके बाद क्या, इसके बाद FOHH, ये आपने एंटी बना दिया। अब गाउचे बना दो। अब हमने यहाँ बनाते हैं गाउचे, तो ये हो गया OH H फ्लोरीन H, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया गाउचे, ये हमने बना दिया
गाउचे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल गाउचे होगा। कैसे? क्योंकि ये OH और F के बीच में पॉसिबिलिटी है किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस हो गई तो सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है, इसलिए गाउचे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वी नो दैट कि हाइड्रोजन और किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल बॉन्डेड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, तब बनता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं और ये देखिए यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, केवल यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है क्या है, पॉसिबल है गाउचे के फॉर्म में। तो गाउचे सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर एंटी, फिर इक्लिप्स्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद फिर 24 क्या है, द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सोल्यूशन can be determined by its titration with KMnO4 solution. In the presence of H2SO4, titration gives unsatisfactory result when carried out in the presence of HCl. HCl के presence में जब इसके करते हैं तो unsatisfactory result देता है। देखो जब भी इसमें क्या करोगे कि हमें पता है जब भी इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो कैसे बनता है कि हमें क्या कहा, ऑक्जेलिक एसिड का है। ऑक्जेलिक एसिड ये हो गया आपका ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन हमने KMnO4 से कराई। KMnO4 से ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन आप KMnO4 से कराओगे। ठीक, KMnO4 से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट वैसे जिसने टाइट्रेशन कर रखा उसको ये सारी रिएक्शंस याद होगी, अच्छे से कर रखा होगा। H2O प्लस यहाँ K2SO4 प्लस यहाँ पर Mn2 प्लस आयन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो पर मैग्नेट होता है वो Mn2 प्लस आयन में रिड्यूस हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि Mn2 प्लस आयन क्या होगा, इसमें रिड्यूस्ड होगा पर मैग्नेट Mn2 प्लस आयन में। अब 20 सही से प्रिंट नहीं, इन दोनों में क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है हमसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर पूछा है इन दोनों का। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देख के बहुत बच्चे घबरा जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अब जो है 3D टेबल मतलब आपको D ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। अगर आप BSc मतलब MSc का एंट्रेंस दे रहे हो तो सारे के सारे याद होने चाहिए। उसमें मैं जिसको नहीं याद है वो जाए प्लेलिस्ट में देखें, मैंने जो है अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जो है D ब्लॉक के कैसे पूरे एलिमेंट्स याद करने हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है, इवन F ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स उसमें मैंने याद करने का तरीका बताया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी तरीका बता रखा है। आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी क्या देर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो है RE का जब आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जब आप निकालोगे तो ये जो X+3 वाले में जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें आउटर मोस्ट शेल में, और इसमें कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि ये D4 आएगा इसका आउटर, इसका एक्स्ट्रा आउटर आएगा D5। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 के लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। D5 जिसमें D4 आएगा D5 आएगा। ठीक, मैं तेज़ बता रहा हूँ। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो फिल किया जाता है वो सिग्मा, फिर उसके बाद आपका फिल किया जाता है पाई, पाई1 पाई2 पाई, फिर उसके बाद आपका फिल किया जाता है इन दोनों में क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा है हमसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर पूछा है इन दोनों का। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देख के बहुत बच्चे घबरा जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एकदम सिंपल मेथड में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अब जो है 3D टेबल मतलब आपको D ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। अगर आप BSc मतलब MSc का एंट्रेंस दे रहे हो तो सारे के सारे याद होने चाहिए। उसमें मैं जिसको नहीं याद है वो जाए
प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने जो है अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जो है डी ब्लॉक के कैसे पूरे एलिमेंट्स याद करने हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है, इवन एफ ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स उसमें मैंने याद करने का तरीका बताया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी तरीका बता रखा है। आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी क्या देर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो है आर ई का जब आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जब आप निकालोगे तो ये जो X+3 वाले में जो होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें आउटर मोस्ट शेल में, और इसमें कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि ये D4 आएगा इसका आउटर, इसका आउटर आएगा D5, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, D5 जिसमें D4 आएगा D5 आएगा। ठीक, मैं तेज़ बता रहा हूँ। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो फिल किया जाता है वो सिग्मा, फिर उसके बाद आपका फिल किया जाता है पाई 1 पाई 2 पाई, फिर उसके बाद आपका फिल किया। अब 30 में पूछा है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड का कोऑर्डिनेशन Me3n दिया है और Me3p दिया हुआ है। ठीक, Me3n दिया है और Me3p दिया हुआ है। ठीक, और मेटल आयन दिए हैं Be2+ और Pd2+। करेक्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया है, लिगेंड्स दिए हैं Me3n और Me3p, दोनों के पास लोन पेयर हैं, Me3n और Me3p दोनों पास। अब देखो यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है हमें Be2+। अब देखो Me3n जो है वो एक प्रकार से हार्ड लिगेंड है, ये क्या है सॉफ्ट है। ठीक, उसी तरह Be2+ जो है वो क्या है हार्ड है, ड्यू टू साइज छोटा है, चार्ज उतना ही है। वी नो दैट कि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो वाला रूल जिसने पढ़ रखा होगा कोऑर्डिनेशन में सही से, बीएससी में है तो वो उसके लिए हो जाएगा। Pd2+ जो है वो सॉफ्ट है, लाइक अट्रैक्ट लव, तो मुझे पता है कि हार्ड जो है हार्ड के साथ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर फॉर Me3n विद Be2+। हार्ड के साथ जाएगा, ये Be2+ के साथ स्ट्रॉन्गर जाएगा। यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए ये हार्ड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन साइज रेशियो जो है इसका ज़्यादा है, इसलिए इसकी लेने की क्षमता भी क्या है ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, बाइंडिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर विद दिस सॉफ्ट के साथ हार्ड के साथ। ठीक, 31 एंड इलेक्ट्रोलॉजिकल स्पेसिमेन भी रखा है कंटेनिंग 4C गिव्स इतने काउंट्स इन 5 मिनट। तो ये जो है बहुत सरल क्वेश्चन है 31, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, इसको आप अपने आप कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताने वाले हैं कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि 31 का सर इतना आंसर आया है, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है। हिंट के लिए मैं उसी में हिंट दूंगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं इसको करा भी दूंगा, लेकिन ये सरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। फिर 32 दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। देखो Mg2+ से Mg का -2.34 दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Zn2+ का इतना दिया। अब देखो जब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल देखी, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की जब टेबल देखी होगी तो उसमें लिखा होगा कि जो ऐसे नीचे आ रहा है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता चला जा रहा है, जितना निगेटिव होता चला जा रहा है वो क्या हो चला जा रहा है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता चला जा रहा है वो, मतलब कि दूसरे का वो रिडक्शन कराने की क्षमता ज़्यादा रखता है, दूसरे को रिड्यूस कराने की क्षमता ज़्यादा रखता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मतलब निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा उसको दूसरे को रिड्यूस करा देगा। तो यहाँ पे Mg कैन रिड्यूस, केवल ये डी ऑप्शन देखो, Mg कैन रिड्यूस बोथ, क्योंकि Mg का जितना सबसे ज़्यादा निगेटिव है तो Mg जो है Zn नहीं सॉरी ये नहीं होगा, Mg कैन रिड्यूस बोथ, हाँ सी ऑप्शन, Mg कैन रिड्यूस बोथ, Zn2+ को भी रिड्यूस कर सकता है और Fe2+ को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, इसलिए ये क्या करा सकता है, ये दोनों को करा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। तो क्या है, जितना ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये टेबल जिसने पढ़ रखी होगी वो आराम से कर लेगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन भी
थोड़ा सा दिमाग मतलब लगाना है। द रेशियो ऑफ दिस, ये देखिए आपके ई नॉट की वैल्यू दी है, हाफ रिएक्शंस दे रखी हैं, पी एच इतना दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ई निकालना है। हमको पता है फॉर्मूला ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको आप मेरे साथ करते भी चलिए, ई नॉट की वैल्यू दी है 1.51 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू क्या देखेंगे, ये देखिए क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू हो गई 5 लॉग प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट H2O का कॉन्सेंट्रेशन 1 मान लिया जाता है, Mn2 प्लस अपॉन दिस इज MnO4 माइनस एंड दिस इज H प्लस आयन, तो H प्लस आयन का होल पावर अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.51 माइनस 0.059 अपॉन 5 लॉग दिस इज व्हाट Mn2 प्लस अपॉन MnO4 माइनस एंड दिस इज माइनस 8 लॉग ऑफ H प्लस आयन। ये ऐसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक, माइनस 8 ऑफ लॉग H प्लस आयन। तो यहाँ से जब करोगे 1.51 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो जाएगा आपका लॉग, इसकी वैल्यू कितनी है, MnO4 रेशियो Mn2 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा रेशियो आपका, ये MnO4 अपॉन था तो 1/100 हो जाएगा, आई थिंक सो, देखो हाँ 1/100 माइनस 8 इंटू लॉग H प्लस आयन, मतलब कि pH की वैल्यू 3.5 दे रखी इंटू 3.5 हो जाएगा 3.5, तो 1.51, तो ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.059 अपॉन 5, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, ये हो गया प्लस इंटू 2 हो गई इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन 5 इंटू 8 इंटू 3.5। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। 33 का मैंने बता दिया है। 34 क्या है, कॉम्प्लेक्स को अरेंज करना है। आप यार आराम से अब निकाल सकते हो, CFSE की ही वैल्यू निकालनी है, इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, CFSE की वैल्यू निकालनी है। फिर भी मैं बता देता हूँ ये कि कब देखो CFSE पहला है FeCN का होल 6 3 माइनस, ये पहला है। यहाँ पे जब Fe का वो निकालोगे तो आएगा +3 आएगा। वी नो दैट कि Fe का जो होता है, Fe का जो आपका Fe का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो इसका हो जाएगा 3d6 आता है लास्ट में, और यहाँ से जब 3 निकालोगे 3d6 4s2 आता है, यहाँ से 3 निकालो 3d5 हो जाएगा, 3d5 CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगी, तो Eg2Tg, तो ये आ जाएगा Eg2Tg 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गया, तो यहाँ पे Eg में 0 है, माइनस ये आया कितना 5 इंटू 0.45 माइनस 2.0 डेल्टा नॉट, ये इसकी वैल्यू आई। अब दूसरा है COCN का होल 6 4 माइनस, तो ये से आया CO2 प्लस आएगा, CO2 प्लस इसका हो जाएगा 3d7 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3d7 इसका आएगा, निकाल लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब फिर इसका करोगे तो इसमें CN फिर स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें फिर पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 के बाद एक और बचा 7 हो गया, तो 1 इंटू 0.6 माइनस 0.4 इंटू 6 4 0.6 माइनस 6 4 जो 24 2.4 होल में हो गया डेल्टा नॉट, तो ये आ गया कितना -1.8 डेल्टा नॉट, ठीक है आ गई। फिर उसके बाद थर्ड है RH, फिर मैंने बताया जिसको 3D और D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स याद नहीं हैं, वो फिर से जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे D ब्लॉक्स कैसे याद करना है, एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स का कैसे कॉन्फ़िगरेशन याद करके लिख सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है, वहाँ जाके आप देख लीजिए। फिर उसके बाद ये RH, अब RH का जो यहाँ पे जो जाएगा ये आएगा, x की वैल्यू आएगी +3 4d7 और 5s2 इसका आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4d6, जब 3 निकाल दो 4d6 आएगा। फिर ये यहाँ पे पेयरिंग होनी नहीं है, हम जानते हैं यहाँ पेयरिंग होनी नहीं क्योंकि वीक फील्ड है, तो 1 2 3 4 5 देन दिस इज 6,
6 आ गया तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 0.6 माइनस दिस इज़ 2 to the 4 इंटू 0.4 तो 1.2 माइनस 4 4 61.6 तो ये हो गया कितना -0.4 डेल्टा नॉट -0.4 डेल्टा नॉट। फिर उसके बाद लास्ट है CONH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, याद रखो, ठीक, 3+, तो x की वैल्यू कितनी आई +3। अब देखो CO का +3 है, यहाँ पे क्या था 3D7 था +2 पे, तो ये हो जाएगा 3D6, ये क्या था 3D6, ये एक क्या है एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 3D6 का 1 2 3 4 5 6 इसमें एक को नहीं भरे जाएंगे, ठीक, इसमें एक को नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का इंटू 0.4 6 -2.4 डेल्टा नॉट, तो -2.4 डेल्टा नॉट। अब सबके CFSE की वैल्यू आ गई, सबसे ज़्यादा इसकी है 1, फिर उसके बाद इसकी है 2, फिर उसके बाद इसकी है 3, फिर इसके बाद सबसे कम इसकी, तो सबसे ज़्यादा है RHCl में, थर्ड की सबसे ज़्यादा है, थर्ड के बाद फिर COCN का होल 6 मतलब सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, थर्ड के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसने बायो इनऑर्गेनिक थोड़ा भी पढ़ रखी होगी वो इसको आराम से कर लेगा। आपका हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन जिसमें प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है कन्वर्जन ऑफ CO2 को H2CO3 में कन्वर्ट करता है जिंक के साथ। विटामिन B12 में क्या होता है ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है कोबाल्ट का, ह्यूमोसाइनिन क्या करता है O2 का ट्रांसपोर्ट करता है कॉपर से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 35। 36 और 37 क्वेश्चन, 36 का कह रहा है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ NaCl कंसनट्रेशन जिसका दिया हुआ है H2SO4 K2Cr2O7 इज़ हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब इसको हीट करते हैं तो उसके बाद द ऑफ डीप रेड वेपर ऑफ A dissolved in aqueous NaOH turns into a yellow solution which upon treatment with AgNO3 से जब इसको ट्रीट करते हैं फॉर्म्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट B बनाता है। A और B क्या होगा, देखो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें सबसे पहले आपका क्या बन जाता है, सबसे पहले वी नो दैट कि H2SO4 NaCl2 और प्लस K2Cr2O7, इसको हीट करोगे, जब रिएक्शन से सबसे पहले बना CrO2Cl2 दिस इज क्रोमिल क्लोराइड सबसे पहले बनेगा, फिर AgCrO4 बनेगा, AgCrO4 टेस्ट ट्यूब, फिर वेपर हीट करते हैं AgNO3 के साथ, तो ये बनेगा। ये दो जो है मेन प्रोडक्ट बनने ही बनने हैं, ये दो मेन प्रोडक्ट जो है क्या करने हैं, बनने हैं। ये कब बनेगा, जब इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे, तो उसके बाद फिर ये बनते चले जाएंगे, तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रूल कुछ है ये नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल में कुछ है ये नहीं है, तो आप देख लो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है, तो यहाँ पर देखो Mn जो है उसके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, Mn जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके हो गए 7, इसका मैं बता रहा हूँ तुमको, Mn के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए 7, CO इसको कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, तो +2 इंटू n की वैल्यू निकालनी है, प्लस C2H4 इसको कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, +1 जो है जा रहा है, इसका मतलब -1 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 18 कब होगा, तो 2n प्लस 7 1 8 इक्वल्स टू 18, n की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो मतलब कि ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो B होगा, या तो E होगा। अब यहाँ से पता लगा लेते हैं। अब देखो Fe का होल 4 दिया हुआ है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 से इंटू कर दो, प्लस CON इसको ये कितने दे सकता है, CO 2 दे सकता है, तो 2 इंटू n हो गया, प्लस ये इसका काम ख़त्म, इसका काम है। अब ये C5H5 का होल 4 है, ईटा 5 है, ईटा 5 का मतलब कि ये 5 दे सकता है, ये 5 दे सकता है, तो ये 5 इंटू ये 4 हो गया, इज इक्वल्स टू ये 18 था, लेकिन इंटू इसको भी क्या करेंगे
4 से इंटू कर देंगे। सो क्या कर देंगे 4 से, क्योंकि Fe का जो है वो क्या है 4 है, मतलब कि ये क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं सेंट्रल एटम देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं, तो Fe के 4 है। तो ये 8 4 जा 32 प्लस 2n प्लस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू ये हो गया 72। देन 2n जो आ गया वो आ गया हमारा 20n की वैल्यू आ जाएगी 10, 5 और 10, मतलब कि बी ऑप्शन जो हो गया आपका करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब उसके बाद अब देखिए मैं आपको 21 बता देता हूँ। 21 आंसर जो है हमारा, 21 आंसर जो क्या हो जाएगा, जब इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस में टूटेगा। अब उसके बाद जब ये एसिड एनहाइड्राइड आप जब आपका आ जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड जब आ जाएगा NaOC, NaOC मैंने बताया था जब बेस की प्रेजेंस आएगी तो आपका H+ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, यहाँ पे आके COCH3 यहाँ आके बन जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलेगा। तो ये बेस की प्रेजेंस जब एसिडिक हाइड्रोजन निकला तो ये आपका ये इसका फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ उसके बाद फिर ये क्या देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ये प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे, ये जो है पाई बॉन्ड ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज लग गया तो आपका ये प्रोडक्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें ये बनेगा 22 मैं बता दूं, 22 लैक्टोन्स अगर आपने पढ़ रखा होगा उसकी रिएक्शन, जहाँ पे लीविंग ग्रुप हम लोग कराते थे ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में, तो इसको आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, मैं फर्जी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे O फिर MgI, इसमें CH3 लगेगा, फिर ये टूटेगा, फिर यहाँ दूसरा CH3 लगेगा OMgI, फिर उसके बाद H2OH+ आयन से इसकी रिएक्शन कराएंगे, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट आप फॉर्म होगा, इसमें कुछ था नहीं। 22 तो एकदम सरल क्वेश्चन है।